चलो गुड मॉर्निंग क्लास। पहले अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर अंजलि सेन। आई हैव डन माय पीएचडी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। सबको आवाज़ आ रही है या तुम थोड़ा आगे आ जाओ। थोड़ा आगे आगे शिफ्ट हो जाओ सब। तुम तो आगे ही हो क्या यार? अब इतना कैसे चिल्लाओ यार, माइक तो रिकॉर्डिंग में जाएगा। चलो जल्दी से सेटल हो। आगे शिफ्ट हो जाओ। अभी बैठ जाओ। हो गया? हो गए? सेटल हो गए सब? चलो मेरा नाम सुनाई दिया था सबको? नहीं सुनाई दिया? माय नेम इज़ डॉक्टर अंजलि सेन। आई हैव डन माय पीएचडी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड आई हैव क्वालिफाइड सीएफए लेवल 3 इन 2018। ठीक है, अब चलो तुम्हारे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करो और बताना इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर और नॉट। खड़े होके बोल दो यार। ओके ओके। What's your name? Sorry. Prachi. Okay. My name is Dev. I'm doing Delhi School of Economics. Okay. Okay. Are you working somewhere? तो सबको आवाज़ आनी चाहिए तुम्हें क्लास में। My name is Nitya. I'm done from graduation from DU in University College, and I'm currently enrolled. Okay, you are just pursuing this MBA. Okay. तेज बोलना है। तुमसे तेज बोल रही हूँ मैं। My name is Puri Sharma, and I'm completing my graduation from Delhi University, and now I'm pursuing MBA and finance. बस नाम तो जानना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, बता दो कितने वर्किंग हो अभी। तो लंबे हाथ रेस कर लो यार। ठीक है, और किस किस को मतलब फाइनेंस का बैकग्राउंड है प्रॉपर, और किसी को जिसको बिल्कुल नहीं है? किसको फाइनेंस का बैकग्राउंड? फाइनेंस पढ़ा है बीकॉम में, बैचलर्स में? किस किसने पढ़ा है? थोड़े लंबे हाथ उठाओ यार, इतने छोटे छोटे यहाँ रख लिए तुमने हाथ। ओके चलो ठीक है। चलो सबसे पहले तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम, शोर मत मचाओ। हाँ, सब्जेक्ट का नाम क्या है? फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये तुम्हारा सिलेबस है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा स्टार्ट होता है सिलेबस इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। ठीक है, उसके बाद है डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग। फिर थर्ड तुम्हारी यूनिट है कैपिटल मार्केट, फोर्थ यूनिट है डेट मार्केट, फिफ्थ यूनिट है अदर मार्केट्स एंड सिक्स्थ यूनिट है तुम्हारी एक्सटर्नल मार्केट। ठीक है, तो हमारी टोटल 15 क्लासेस होगी। इसको ओवरऑल हम 15 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी तुम्हारी ये ऑफलाइन क्लास है, बाकी क्लासेस ऑनलाइन होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ व्हाट इज द फाइनेंशियल सिस्टम?
पढ़ के नहीं बोलना, खुद से बोलो क्या समझ आता है तुम्हें फाइनेंशियल सिस्टम से। अरे पढ़ के आए हो बैचलर्स में, कुछ तो पता होगा फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। ऐसे ही लॉजिकली सोच के बता दो क्या होता होगा फाइनेंशियल सिस्टम। खड़े होके बोल दे यार। ठीक है चलो, क्या क्या आ सकता है फाइनेंशियल सिस्टम में। Maintaining the accounts, accountability, managing accountability, maintaining. ठीक है चलो, मतलब अकाउंट्स मैनेज करना है, ठीक है। Good morning, everyone. Hope your exams were good. The result is expected within this month. It may take 15 days, 20 days time. I got to know from certain students that in unofficial groups the message is floated that the result is soon, but I have not floated any messages. Further, please don't trust on any messages on the unofficial group if they state my name. Because in last semester many things happened which I didn't communicate it, but yet it was floated by my name. If I need to float anything, भैया रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए क्या करना होगा। रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए कब आओगे तो। अच्छा वही चलिए। Whatever things need to happen, whether it be internship or choosing the electives or whatever. Next, in third semester, you have to choose electives. Electives में you have finance specialization consisting of 5 papers, HR specialization consisting of 5 papers, marketing 5 papers, and then one additional slot. आपको next week Google form मिल जाएगा, जान के अभी float नहीं किया ताकि एक verbally आपको मैं बता दूँ कि किस तरह से choose करना है। Google form में सारी options होंगी, all subjects will be written. Total 20 subjects होंगे, 5 क्योंकि कोर तो बाय डिफॉल्ट सबने करना ही है, 5 HR के, 5 मार्केटिंग, 5 फाइनेंस और 5 एडिशनल। आप HR मार्केटिंग को मिक्स नहीं कर सकते, मार्केटिंग फाइनेंस को मिक्स नहीं कर सकते, फाइनेंस HR को मतलब इन तीनों को आपस में नहीं मिक्स कर सकते कि 2 फाइनेंस के ले लिए 3 HR के ले लिए। आपको या तो कंप्लीट फाइनेंस लेना है या कंप्लीट मार्केटिंग या कंप्लीट HR, ठीक है। नाउ व्हाई एडिशनल स्लॉट इज गिवन। एडिशनल इसलिए दिया गया है कि अगर आप किसी एक स्पेशलाइजेशन में 1-2 पेपर्स को हटा के एडिशनल में से लेना चाहते हो तो आप एडिशनल ले लो, ठीक है। सपोज फाइनेंस में आपको एक सब्जेक्ट नहीं लेना, आप उस फाइनेंस को इस सब्जेक्ट को हटा के एडिशनल वाले ग्रुप से एक सब्जेक्ट पिकअप कर सकते हो। एडिशनल में आपके पास 3 पेपर्स IT के हैं, एक पेपर इकोनॉमिक्स का है, तो बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स इनोवेशन, देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप अपनी स्ट्रीम में किसी पेपर को अगर चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो, अगर आप कंप्लीट स्ट्रीम एज इट इज पढ़ना चाहते हो तो एज इट इज पढ़ सकते हो। तो गूगल फॉर्म में यू हैव टू चूज 5 सब्जेक्ट्स इन ऑल। If you want to replace any of your stream subjects, you can replace only with the additional subjects and nothing with कहीं और से, ठीक है। स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या हम स्पेशलाइजेशन ड्यूअल स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। आप ड्यूअल स्पेशलाइजेशन विद इन 1 सेमेस्टर नहीं कर सकते। फर्स्ट सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में आपके पास 3 स्पेशलाइजेशन है, HR मार्केटिंग फाइनेंस। एडिशनल वाली कोई कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं है, उसमें अलग अलग एरिया के कुछ पेपर्स। फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास 5 स्पेशलाइजेशन होती हैं, HR मार्केटिंग फाइनेंस ऑपरेशंस एंड स्ट्रैटेजी। उन सब में भी 5-5 सब्जेक्ट्स होते हैं हर एक में, वहाँ एडिशनल वाला कुछ नहीं आता। तो ऐसा हो सकता है कि आप सपोज आपने थर्ड सेमेस्टर में मार्केटिंग पढ़ा और आप फोर्थ सेमेस्टर में चाह रहे हो मैं मार्केटिंग के साथ ऑपरेशंस पढ़ूँ, सप्लाई चेन पढ़ूँ रेदर देन डूइंग मार्केटिंग papers, so you can switch to the other stream. You can switch to the other stream in fourth semester, but within third semester you cannot mix your specializations. Then students say, what is my major degree, what will be my minor degree? In your degree no specialization is ever mentioned. सिर्फ यहीं पे ही नहीं, आपको जो FMS में डिग्री मिलती है वही डिग्री मिलेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। It will state the degree of it. How companies know that which specializations you have taken? They know through
लोग वर्किंग है वो चाहते हैं जो पढ़ा हुआ है कुछ वही यूज हो जाए ताकि उतना बर्डन ना. So different objectives for each and everyone. Nothing to say about that. So do well. All the best. In case of any queries, I will be available here in Satyakam throughout the day, each Sunday. So you can approach me if there is any problem that is there. And I want you to be continuous in classes for your own benefit. ठीक है? Online classes repeated नहीं होंगी जैसे पहले हुआ करती थी. जो offline होंगी वो online. Electives की only online because due to space constraint और electives में किसी स्ट्रीम में बहुत कम बच्चे हैं तो इतना बड़ा रूम एक दो बच्चों के लिए will not solve. ठीक है? So all the best. You will soon get the Google form and please choose the option appropriately. जो दिक्कत आए आप हमें बता दीजिए किसी सब्जेक्ट में किसी चीज़ में तो चूज करने के लिए. And even other faculty members, which is Anjali ma'am in Commerce department in SOL itself. So you can ask from the faculty members also. And I will be here. अभी राउंड पे होंगी यहाँ पे होंगी दूसरे डिपार्टमेंट में होंगी बट आपको मिल इंटर्नशिप रिपोर्ट का एक मैसेज वो भी आपको ये अनऑफिशियल जो फ्लोट हो रहा है लेकिन मेरी तरफ से जो मैसेज आना है वो साइन होके इसी वीक में आएगा. इंटर्नशिप आईडी प्रॉपर्ली दी हुई है उसके ऊपर. जब तक आपको एसएल की तरफ से टेक्स्ट मैसेज नहीं आता तब तक आपको वहाँ पे जो भी इंटर्नशिप की है वो रिपोर्ट सबमिट करनी है. जो लोग वर्किंग है उन्हें एक ऐसा प्रूफ चाहे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहे जो भी प्रोफाइल चाहे आपको ऑफर लेटर आप ये काम कर रहे हो कोई भी प्रूफ उस चीज़ का कि आप ऑलरेडी वर्किंग हो. इंटर्नशिप का बेसिक पर्पस है आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाए कंपनीज का. तो जो वर्किंग है उन्हें तो मिल ही रहा है दे विल प्रोड्यूस दैट. जो वर्किंग नहीं है उन्होंने जो भी इंटर्नशिप किया है हो सकता है किसी को इंटर्नशिप लेट मिली हो या अभी भी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होनी हो. तो जैसे ही आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी ट्राई टू डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल. सबमिट द रिपोर्ट देन. ईमेल आईडी विल बी गिवन टू यू. उसी ईमेल आईडी पे ही सारी इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट करनी है. वंस दैट ऑफिशियल मैसेज कम टू यू internship.mba@soul-du.ac.in. Once that message comes to you, then you may float on unofficial groups. But unofficial groups में जो सिर्फ unofficial groups में officially कुछ नहीं आया उन चीज़ों पे प्लीज ट्रस्ट मत कीजिए. You can clarify it on Sundays here itself, but don't trust any messages, any rumors which are any other query? Your MBA फाइनेंस में आपके पास 5 पेपर्स फाइनेंस के थर्ड सेम में हैं. 5 पेपर fourth semester. की बिल्कुल अलग है. वो फोर्थ सेम में है तो आप 10 पेपर फाइनेंस के हैं. ठीक है? ओके. थैंक यू. So if your friends come in near future and they are not present right now, you can communicate your message to them. Okay, na? चलो लेट्स कंटिन्यू. शांत. चलो स्टॉप स्टॉप स्टॉप. चलो बोलो अब फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है. गाइस स्टॉप टॉकिंग. तेज तेज. सही किया. तेज तेज तेज. ओके ठीक है. और किसी को कोई आइडिया फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है. पढ़ के आए तुम ग्रेजुएशन में. नहीं पता. कुछ लॉजिकली बता दो क्या होता होगा फाइनेंशियल सिस्टम. Financial system is a system where lending and borrowing of assets and liquidity. ठीक है चलो क्लोज. अब पढ़ो समझो और फिर बताओ. तुम में से कोई एक रीड आउट करो खड़े होके.
सुनते नहीं हो तुम लोग यार, रीड करो ना। A financial system is a set of institutions such as banks, insurance companies, and stock exchanges that permit the exchange of funds. Financial system exists on firm, regional, and global levels. समझ आया क्या होता होगा फाइनेंशियल सिस्टम? फाइनेंशियल सिस्टम क्या क्या बोल रहे हो? ये माइक तो रिकॉर्डिंग के लिए है। पीछे नहीं पहुंच रही, ठीक है चलो। देखो एक इकोनॉमी होती है, ठीक है, इकोनॉमी में हर इकोनॉमी में अपना अपना एक फाइनेंशियल सिस्टम होता है। फाइनेंशियल सिस्टम में अब क्या आता है, जो भी वहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आ गया तुम्हारे, स्टॉक्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए, डिबेंचर्स आ गए, वो तुम्हारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है। फिर उस इंस्ट्रूमेंट को कोई तो डील करता होगा ना, तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, जो तुम्हें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ठीक है, पेंशन फंड्स हो गए, ये सब क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। तो जब ये सारी चीज़ें साथ में मिलती है तो एक फाइनेंशियल सिस्टम बनता है, ठीक है। Borrowers, lenders and investors exchange current funds to finance projects either for the consumption or productive investments. क्या करते हैं, अगर नॉर्मल हम बैंक की बात करें, ठीक है, बैंक में हम क्या करते हैं, अपने फंड्स डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। जनरल पब्लिक क्या करती है, अपने फंड्स जाके बैंक में डिपॉजिट करती है। बैंक उस फंड का क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब वो लोन किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, क्योंकि बैंक किस चीज़ के लिए लोन देता है, पर्सनल लोन भी देता है बैंक, ठीक है। तो वो किस लिए हो गया, फॉर कंजम्पशन। ये वाला नहीं है, आवाज नहीं आ रही पीछे तक। इसको रख देते ना यहाँ पे, इससे कनेक्ट है। ऐसे ही काम नहीं है, ये आपको ऐसे ही काट दीजिए, क्या डालना ही पड़ेगा। ये नेक बैंड है, ये वॉल्यूम है, अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना हाई पे, ठीक है। ये ऑफ हो जाता है इधर इधर। 10 इंस्ट्रूमेंट पिना दिया आपने। इसको आप क्या बना दिया? आ रही है आवाज? आई अब? ठीक है चलो, हम बैंक की बात कर रहे थे। बैंक क्या करता है, हम लोगों से पैसा लेता है, हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में, ठीक है। उसके बाद उस फंड का बैंक क्या करता है, दूसरे लोगों को लेंड करता है, ठीक है, लोन्स देता है, एडवांसेस देता है, ठीक है। अब वो जो लोन दे रहा है किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है। क्या क्या पर्पस के लिए बैंक लोन देता है, एक एक करके बोलो, सब एक साथ बोलोगे कैसे आवाज आएगी, ठीक है। और कंजम्पशन के लिए देता है, जैसे पर्सनल लोन देता है, ठीक है। और किस लिए लोन देता है बैंक, कार लोन देता है, और हाउसिंग लोन देता है, एजुकेशन लोन देता है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बैंक अलग अलग पर्पस के लिए लोन दे रहा है, ठीक है। कंजम्पशन पर्पस भी हो सकता है, और जैसे बैंक बिजनेस लोन देता है, फैक्ट्रीज को लोन देता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन देता है, तो वो क्या है, प्रोडक्शन पर्पस के लिए लोन है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो तुम्हारे फंड्स हैं दिख रहा है सबको, इज इट विजिबल, ठीक है। तो तुम्हारे जो फंड्स हैं सेवर्स से कहाँ मूव कर रहे हैं, टूवर्ड्स बोरोवर्स, ठीक है। फॉर तो ये जो सेकंड पॉइंट है इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। बोरोवर्स, लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स एक्सचेंज करंट फंड्स टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स either for consumption or for productive investment to pursue a return on their financial assets, ठीक है। अब जब बैंक ने लोन दिया बोरोवर्स को, बैंक फ्री में तो लोन नहीं देता, ठीक है, क्या चार्ज करता है उस पर, इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। इंटरेस्ट रेट क्या है, बैंक की इनकम है, ठीक है। बट अब जो हमने डिपॉजिट किए हैं फंड बैंक्स में, हमें भी तो बैंक कुछ देता है ना, क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। तो इन दोनों इंटरेस्ट में इनको बोर्ड कैसे
ये क्या हो गया हमारा इंटरेस्ट पेड जो बैंक ने डिपॉजिटर को दिया, ठीक है। ये क्या है, इंटरेस्ट अर्न, है ना। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो दैट इज देयर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स। ये जो लास्ट पॉइंट है ना, टू परस्यू अ रिटर्न ऑन देयर फाइनेंशियल एसेट्स। क्लियर? Then we'll come to a next point. A stable financial system is capable of efficiently allocating resources, assessing and managing financial risk, maintaining employment level close to the economy's natural rate, and eliminating relative price movements of real or financial asset that will affect monetary stability or unemployment level. इसका क्या मतलब है, किसी भी इकोनॉमी में उसका फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तुम सबने 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, फाइनेंशियल सिस्टम में क्रैश हुआ था, ठीक है। और उसका इफेक्ट क्या हुआ था, पूरी यूएस इकोनॉमी पे तो इम्पैक्ट आया ही था, वर्ल्ड इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट था, ठीक है। तो अगर किसी भी इकोनॉमी का फाइनेंशियल सिस्टम अगर क्रैश करेगा तो उसकी खुद की इकोनॉमी तो अफेक्ट होगी, बट उसके जिस कंट्री के साथ भी ट्रेड रिलेशंस हैं वो भी अफेक्ट होंगे। क्लियर? अब अगर हम इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज अ क्रूशियल पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, helping to sustain the country's rapid development and its abundant wealth. Consistent economic growth in the nation may be largely attributed to this factor. हम अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में भी ऑब्वियसली हर इकोनॉमी का फाइनेंशियल सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट तो इंडिया का तो होगा ही, ठीक है। अब ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसको हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी होती है ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब तुम्हें पता ही है, तुमने हमें बचपन में भी पढ़ा था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या आते हैं फिर हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज में क्या आते हैं, तुम्हारे चिट फंड हो गए, ठीक है, मनी ब्रोकर्स हो गए, लोकल बैंकर्स हो गए, मतलब जो खुद की छोटी सी दुकान खोल के बैठ जाते हैं, मैं लोन देता हूँ, ठीक है, वो हो गए अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब क्या क्या मेन फंक्शंस हैं फाइनेंशियल सिस्टम के, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इज टू प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट एंड एलोकेटिंग कैपिटल, ठीक है। अगर तुम्हारा फाइनेंशियल सिस्टम इफेक्टिव होगा, ठीक है, अगर जैसे हम इन्वेस्टर्स हैं, हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें उस कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी, अगर वो मार्केट में अवेलेबल होगी, ठीक है। मार्केट में अवेलेबल होगी तभी तो इन्वेस्ट कर पाओगे, तुम्हारे पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, ठीक है। जितनी वो इन्फॉर्मेशन मार्केट में डिस्क्लोज करेंगे, जितने उनके फाइनेंशियल रिजल्ट से तुम अंडरस्टैंड कर पाओगे, उसके बेसिस पे तुम इन्वेस्टमेंट करोगे। सो दैट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, कि producing information about possible investments and allocating capital on the basis of that information. आया समझ सबको, ठीक है। Second is monitoring investments and exerting corporate governance after providing finance. अब तुमने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, अब तुमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब ऐसा तो नहीं इन्वेस्टमेंट करके भूल जाओगे, नहीं, उस इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ये फाइनेंशियल सिस्टम में ही तुम जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है उसको मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तभी तुम मॉनिटर कर पाओगे, ठीक है। अगर कंपनी की कोई हिडन इन्फॉर्मेशन है वो तो तुम लोगों को नहीं पता चलेगी, ठीक है, तो कैसे मॉनिटर करोगे। तो अगर इफेक्टिव फाइनेंशियल सिस्टम होगा तभी तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, उसके बेसिस पे तुम अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करोगे। पोर्टफोलियो सबको समझ आता है ना, ठीक है। देन थर्ड इज फैसिलिटेटिंग द ट्रेडिंग, डाइवर्सिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। ये भी उसी से रिलेटेड पॉइंट है, जो मार्केट इन्फॉर्मेशन होगी उसके बेसिस पे यू विल ट्रेड, ठीक है, उसके बेसिस पे तुम अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करोगे। डाइवर्सिफिकेशन मतलब तुम अलग अलग सिक्योरिटीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, और अपना रिस्क मैनेज करोगे। अगर तुम अलग अलग सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क नहीं होगा तुम्हारे पास, तुम एक कंपनी में सारा पैसा नहीं लगा रहे हो, ठीक है।
देन मोबिलाइजिंग एंड पूलिंग सेविंग्स. मोबिलाइजिंग एंड पूलिंग सेविंग्स का मतलब क्या है? जैसे बैंक करता है, बैंक क्या करता है? छोटे छोटे डिपॉजिट भी लेता है, बड़े बड़े डिपॉजिट्स भी लेता है. सारे डिपॉजिट को कलेक्ट करके क्या करता है? इकोनॉमी में फंड प्रोवाइड करता है, लोन्स देता है कस्टमर्स को. ठीक है. देन एजिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फाइनेंशियल सिस्टम इफेक्टिव होगा तो प्रॉपर ट्रांजैक्शन हो पाएगी इकोनॉमी में. ठीक है. सिक्स्थ इज प्रमोट द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डीपनिंग एंड बॉन्डिंग. फाइनेंशियल डीपनिंग का क्या मतलब है? फाइनेंशियल इंक्लूजन. अगर इफेक्टिव फाइनेंशियल सिस्टम होगा देन ओनली यू विल एबल टू केटर टू द नीड्स ऑफ द विलेजेस. ठीक है. वहाँ पे तुम छोटे छोटे बैंक स्टेब्लिश कर दोगे, पेमेंट बैंक स्टेब्लिश कर दोगे. ठीक है. जैसे रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, ठीक है, जो रूरल एरियाज़ को केटर करते हैं. ठीक है. अगर इफेक्टिव फाइनेंशियल सिस्टम होगा तभी तुम ये चीज़ें कर पाओगे. ठीक है. अगर इफेक्टिव नहीं होगा तो तुम तो एक अर्बन लेवल पे ही डील नहीं कर पा रहे हो तो लोकल एरियाज़ में क्या ही जाओगे. ठीक है. आया सबको समझ? डीपनिंग मतलब इट्स लाइक अ फाइनेंशियल इंक्लूजन. इंक्लूजन पता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है कि यू आर एबल टू केटर टू द विलेजेस जहाँ पे मतलब नेटवर्क नहीं है, उस एरिया को तुम कैसे केटर करोगे, उस पॉपुलेशन को कैसे केटर करोगे. ठीक है. तो अगर तुम्हारा फाइनेंशियल सिस्टम इफेक्टिव होगा देन ओनली यू विल एबल टू डू इट. ठीक है. ब्रॉडनिंग मतलब वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर एबल टू ऑफर. ठीक है. जैसे अगर मैं बैंक के लोन की बात करूँ, ठीक है, होम लोन में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है. ठीक है. तो उस अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन योर सिबिल स्कोर. ठीक है. तो जो अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बैंक ऑफर कर रहा है वो भी तभी हो पाएंगे अगर तुम्हारा इफेक्टिव फाइनेंशियल सिस्टम है. ठीक है. अगर तुम अपने इकोनॉमी को, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को अच्छे से चला पा रहे हो देन ओनली एबल टू यू विल एबल टू डाइवर्सिफाई. अभी हमने पढ़े थे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में 4 हमारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है. सेकेंड इज फाइनेंशियल एसेट्स. थर्ड इज फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फोर्थ इज फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है. अभी तक किसी को डाउट है? अब आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे. एक बार रीड करो तुम लोग. तुम में से कोई रीड करो. करो तेज तेज. Financial institutions are organizations serving as a link between saver and investors and help in credit allocation process. अभी हमने वो चीज़ समझी थी वहाँ पे उस डायग्राम से. ठीक है. कि सेवर्स से पैसा कलेक्ट करके दे लेंड. ठीक है. Financial institutions may be defined as an establishment that focusing on dealing with financial transactions such as investment, loans and deposits. ये चीज़ क्लियर है? हम पढ़ चुके हैं ये चीज़ अभी. क्लियर है? Financial institution is an organization which may be either profit or a non-profit that takes money from clients and place it in any of variety of investment vehicles for the benefit of both the clients and the organization. ठीक है. किसी को डाउट इस वाले पॉइंट में? कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉन प्रॉफिट्स हो सकते हैं लाइक एन एनजीओ. ठीक है. मतलब जैसे हमारे तुम मान लो कमेटी टाइप जो सिस्टम होता है. ठीक है. दे आर नॉट वर्किंग फॉर देयर प्रॉफिट. वो क्या करते हैं, छोटे छोटे मतलब 15-20 लोग इकट्ठे हुए, दे कलेक्ट देयर मनी एंड जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी उसके बेसिस पे वो उसको कर दे. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए. हाँ. ठीक है. कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर्स भी होते हैं जो बैंक से भी लोन ले सकते हैं. अभी तो याद नहीं है. I'll tell you in the next class. ट्रस्ट नहीं होगा यार. ट्रस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है ना. ऐसी भी होती हैं जो एज अ ट्रस्ट वर्क करती हैं बट एट द साइड विच दे आर ऑल्सो रनिंग देयर बिजनेसेस जो बैंकिंग से कनेक्टेड होती हैं. कोई एग्जांपल याद है? लाइक रोलेक्स. उसकी एक्चुअल ओरिजिनल कंपनी जो है वो ट्रस्ट है. रोलेक्स. रोलेक्स. Okay. जो वर्क कर रही है वो एज
Okay, one is the business, another one is their trust. So she is explaining one example. खड़े होके बता दो. हम एक्चुअली इसमें नॉन प्रॉफिट में आपके ट्रस्ट आ सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रोलेक्स कंपनी है, उनके जो एक्चुअल बिजनेस है वो स्टार्टेड हुआ था एज अ ट्रस्ट, और म्यूचुअल फंड्स भी एज अ ट्रस्ट ही स्टार्ट हुआ था. बट इट्स ऑल्सो रनिंग एज अ बिजनेस जो लोगों की हेल्प करता है For their investments. फॉर देयर इन्वेस्टमेंट. She is saying जैसे रोलेक्स कंपनी है, they are established as a trust, then they have diversified their business into making a watches. एंड सेकंड एग्जांपल है म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स भी एक एज अ ट्रस्ट है जो लोगों से पैसे कलेक्ट करती है, बट जो है This we need to check. Mutual funds क्योंकि नॉन प्रॉफिट में नहीं आते. नॉन प्रॉफिट में आता है, ट्रस्ट में आता है. ठीक है. She gave one example. Next example I will tell you in the next class. So तुम्हारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं. वन इज द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड अदर वन इज द नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस. बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? Banks are financial institutions that accept deposits and provide loan, credit and other financial services to individual and businesses. This we have already discussed. ठीक है. The central bank of the country, such as the Federal Reserve of USA and RBI in India, act as a lender of last resort and regulates the banking system. RBI के बारे में तो सबने सुना है. ठीक है. क्या करता है RBI का मेन फंक्शन क्या है? रेगुलेट्स ऑल द बैंक्स. हाँ, रेगुलेटरी बॉडी है. ठीक है. क्या करना होता है उसको? जितने भी बैंक्स हैं सबको उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करनी होती है. ठीक है. और दूसरा क्या फंक्शन है? लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट. ठीक है. किसी भी बैंक को अगर किसी फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो किसको अप्रोच करता है? आरबीआई को. अब जो हमारे बैंक है दे कैन बी स्केड्यूल्ड और अ नॉन स्केड्यूल्ड बैंक. अब स्केड्यूल्ड बैंक में कौन से आते हैं हमारे? which are scheduled banks are those which are mentioned in second schedule of RBI Act 1934. ठीक है. पर scheduled बैंक का एक क्राइटेरिया है, दैट इज देयर मिनिमम पेड अप कैपिटल उनकी 5 लाख होनी चाहिए. ठीक है. और जितने भी scheduled बैंक होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन द क्लियरिंग हाउस. ठीक है. क्लियर? scheduled कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? जो RBI के सेकंड schedule में मेंशन्स हैं, दोज बैंक आर द scheduled बैंक्स. ठीक है. और क्या क्या फंक्शंस होते हैं? मेन रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी पेड अप कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए. ठीक है. और हाँ उसमें लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट. स्केड्यूल बैंक समझ आया किसी को? सबको? क्लियर? देखो क्लियरिंग हाउस क्या होते हैं कि मेरा बैंक SBI है. ठीक है. मैंने SBI में चेक डिपॉजिट किया फेडरल बैंक का. ठीक है. अब जो SBI बैंक है वो फेडरल बैंक का चेक तो क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका बैंक नहीं है. ठीक है. तो वो क्या करेगा? उस चेक को क्लियरिंग हाउस में बेचता है. ठीक है. क्लियरिंग हाउस उस बैंक का फेडरल बैंक से कंफर्मेशन लेके वो अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट करेगा. सो दैट इज द पर्पस ऑफ क्लियरिंग हाउस. समझ आया? ठीक है. अब जो स्केड्यूल 2 में मेंशन नहीं है बैंक, वो सारे नॉन स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं. ठीक है. अब कमर्शियल बैंक, हमारे स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स में क्या क्या आते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं. क्या होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स? सबको पता है? जल्दी बोलो. जो गवर्नमेंट बैंक होता है जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता है. मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट का होता है. वो एग्जाम्पल दो पब्लिक सेक्टर बैंक का. SBI. ठीक है. फिर आते हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक. प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से होते हैं? HDFC. उसमें मेजर स्टेक किसका होता है? प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट प्लेयर्स का जितने भी. ठीक है. फिर आते हैं हमारे फॉरेन बैंक्स. फॉरेन बैंक्स कौन से हो गए? सिटी बैंक. मतलब कोई ऐसा बैंक जो फॉरेन ओरिजिनेटेड बैंक है, बस उसकी एज ए सब्सिडरी दे आर वर्किंग इन इंडिया. ठीक है. समझ आया? वो हो गए फॉरेन बैंक्स. देन हमारे आते हैं RRBs. RRBs क्या है? रीजनल रूरल बैंक्स. ठीक है. वो कौन होते हैं? क्या मतलब क्या डिफाइन है RRBs की? हाँ. जैसे बड़ौदा ग्रामीण बैंक हो गया. ठीक है. एक
पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, एक उसकी ब्रांच बनाएंगे वो जो रूरल एरियाज़ में सर्व करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आरआरबीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक होता है 50%, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक होगा 15%, और बाकी जो एक्चुअल बैंक है, जैसे हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे थे, उसका स्टेक कितना होगा 35%। और आरआरबी का मेन पर्पस क्या होता है बनाने का, हाँ, रूरल एरियाज में सर्विस प्रोवाइड करना, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है, दोज आर आरआरबीज। ये आ गए हमारे कमर्शियल बैंक। फिर आ गए हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन से होते हैं, ऑथराइज अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। किस लिए बनाए थे स्मॉल फाइनेंस बैंक? क्या तुम पढ़ के बोलते हो, पहले खुद तो बोलो, थोड़ा सा दिमाग लगा के, लॉजिकली सोच के बोलो। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, छोटा लोन देंगे, हाँ, ठीक है। तो जो स्मॉल एंटरप्राइजेज होते हैं, जैसे किराना शॉप हो गई, ठीक है, उसको लोन देना है, ठीक है, जो छोटे वॉल्यूम के लोन देते हैं, ठीक है। They cater to the needs of micro and portage based enterprises and informal economy, including small businesses and farmers. एग्रीकल्चर लोन प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, वो कमर्शियल बैंक देते हैं, स्मॉल फाइनेंस में। फिर आते हैं लोकल एरियाज बैंक। लोकल एरिया बैंक हो गए हमारे जो प्राइवेट कंपनी सेटअप करती है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट ने सेटअप कर रहे हैं फॉर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। या प्लीज आपस में बात मत करो। स्पेशलाइज्ड बैंक कौन से हो गए, जैसे सिडबी। सिडबी की क्या फुल फॉर्म है, बोलो तेज बोलो, कोई एक बोलो खड़े होके तेज। क्या फुल फॉर्म है सिडबी की? तो गैस करके बोल दो, इजी है। स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या पर्पस है सिडबी बनाने का? जितने भी हमारे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको लोन देने के लिए, ठीक है। सिडबी में क्या होता है, गवर्नमेंट एक फंड एलोकेट करती है, ठीक है। मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने 100 रुपये एलोकेट करे गवर्नमेंट ने सिडबी को, अब वो उन 100 रुपये में से ही बाकी जितने भी बोरोवर्स हैं उनको एलोकेट कर दे सकता है, ठीक है। मतलब एक डिफाइंड कैपिटल है उसके पास, अब उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता वो, ठीक है। पर जैसे बैंक है, बैंक तो कितना भी लोन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं एग्जिम। एग्जिम क्या है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है। नाबार्ड, ठीक है। पेमेंट बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। ये सारे क्या हो गए हमारे स्पेशलाइज्ड बैंक हो गए। सबको क्लियर है, कोई डाउट? अब आते हैं हम एनबीएफसीज पे। एनबीएफसीज क्या है, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज और ऑल्सो नोन एज अ नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। They are the financial institution that offers various banking services, but they are not allowed to have a deposits, ठीक है। Further, they also don't have a banking license, ठीक है। समझ आएगा सबको NBFCs? Generally, these institutions are not allowed to take traditional demand deposit, readily available funds such as those in checking or saving account from the public. अभी बताया कि NBFCs पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो अब अपना फंड कहाँ से रेज करते हैं? डेट से, ठीक है। डेट से हो गई, इक्विटी हो गई, उससे रेज करते हैं। अब लोन तो दे रहे हैं ना वो लोगों को, फंड तो चाहिए। एग्जाम्पल एनबीएफसी में क्या आते हैं, हमारी इंश्योरेंस कंपनी आ गई, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स एंड वेंचर कैपिटल फंड्स। या सबसे पहले अब इंश्योरेंस कंपनी पे बात करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, सबको पता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, नॉर्मल। हेज फंड्स क्या होते हैं, जो इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करते हैं एंड दे इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़ जो उनके रिस्क को हेज करता है, ठीक है। मतलब जैसे अगर मेरे को कोई किसी एक कमोडिटी से मेरे को रिस्क है, उसके प्राइस फ्लक्चुएशन से मेरे को रिस्क हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, उसके ऑल्टरनेट किसी उसमें इन्वेस्ट करेंगे जिससे जो मेरा रिस्क है वो ऑफसेट हो जाए,
ठीक है, तो वो रिस्क को हेज करते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग एंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? NBFC lend and make investment, hence their activities are akin to that of the banks. अब बैंक जैसा ही काम कर रहा है, लोन तो दे रहा है, ठीक है, बट डिफरेंस क्या है? However, there are few differences as given below. First, NBFCs cannot accept demand deposit, ठीक है. Second, NBFCs do not form part of payment and settlement system and cannot issue check drawn on itself, ठीक है, बैंक की तरह वो चेक नहीं इशू कर सकते, ठीक है. Third is deposit insurance facility of deposit insurance and credit guarantee corporation is not available to the depositor of NBFCs. बैंक में डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है, कितने अमाउंट का होता है? 5 लाख का. सबको पता है डिपॉजिट इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है, बट NBFCs में जिसने इन्वेस्ट किया उसके पास डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं होता. देन आते हैं हम अपने सेकेंड कंपोनेंट में, वो है फाइनेंशियल मार्केट्स. फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? खुद सोच के बताओ, लॉजिकली सोच के बताओ क्या होता होगा फाइनेंशियल मार्केट. ट्रेड करते हैं, हाँ, फाइनेंशियल कमोडिटी एक्सचेंज होती है, हाँ. जैसे नॉर्मल मार्केट प्लेस होता है ना, हम सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीद के लाते हैं, ठीक है, वैसे ही ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट एक्सचेंज होते हैं. एनी मार्केट प्लेस वेयर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसी, कमोडिटीज आर ट्रेडेड बिटवीन बायर्स एंड द सेलर्स, वो क्या हो गई? हमारी फाइनेंशियल मार्केट हो गई. फाइनेंशियल मार्केट प्लेयर्स इंक्लूड प्राइवेट इन्वेस्टर, बैंक्स, FFIs एंड कॉर्पोरेशंस एंड द गवर्नमेंट्स, ठीक है, ये सारे प्लेयर्स हैं फाइनेंशियल मार्केट में. अब तुम्हारी जो फाइनेंशियल मार्केट है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होती है, वन इज ऑर्गेनाइज एंड अदर वन इज अनऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज में क्या है? तुम्हारी कैपिटल एंड मनी मार्केट, अभी हम बात करेंगे इसके आगे. देन अदर वन इज द लोकल मनी लेंडर्स, इंडिजिनस बैंकर एंड डीलर्स, जो लोकल मार्केट्स है तुम्हारी, ठीक है. अब कैपिटल मार्केट क्या होता है यार? तुम कैपिटल मार्केट क्या होता है? लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी, जो जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स कैपिटल मार्केट में ट्रेड होती है उनकी मेच्योरिटी मोर देन 1 ईयर होती है, ठीक है. अगर लेस देन 1 ईयर की मेच्योरिटी है तो वो कहाँ ट्रेड होगा? मनी मार्केट में ट्रेड होगा. कैपिटल मार्केट, लॉन्ग टर्म मार्केट फॉर रेजिंग फंड्स, इट इंक्लूड्स बोथ स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट. क्लियर? यू हैव एनी डाउट? यार अब तो माइक लगाया है. Money market, short-term market for debt instruments. The maturity of instrument ranges from a period of 1 year or less. ठीक है. फिर हम आते हैं अपने थर्ड कंपोनेंट पे. थर्ड कंपोनेंट क्या है हमारा? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल एसेट्स. Financial instruments are assets in terms of cash, agreement, evidence of ownership in an entity or a contractual rights. These are monetary contracts which can be created, traded, मॉडिफाइड एंड सेटल, ठीक है. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे? स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड हो गए, सब हमारे क्या हैं? फाइनेंशियल एसेट्स. इक्विटी, स्टॉक और इक्विटी, ठीक है. डिबेंचर्स हो गए, दीज आर ऑल फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ भी बोल सकते हो तुम उनको. फाइनेंशियल एवेन्यूज नहीं है, दीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. जैसे स्टॉक है, दे आर रिप्रेजेंटिंग ए वैल्यू ना, एक कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम्हारी ओनरशिप है कंपनी में, ठीक है, दैट इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. स्टॉक कैसे खरीदते हो? यू प्रोवाइड सम कैश टू द कंपनी, ठीक है, उसके अगेंस्ट कंपनी क्या करती है? तुम्हें शेयर इशू करती है, ठीक है. सो जो तुमने शेयर इशू किया कैश के अगेंस्ट, दैट इज योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. क्लियर एवरीवन? एनी डाउट टिल नाउ? There can be equity based और debt based financial instruments, ठीक है. इक्विटी बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आते हैं? हमारे स्टॉक्स आ गए, ETFs आ गए एंड म्यूचुअल फंड्स हो गए. देन डेट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो गए? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स. बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में डिफरेंस,
और अ लार्ज कॉर्पोरेशंस एंड दे आर बैक्ड बाय द कोलैटरल. कोलैटरल का मतलब पता है सबको? बॉन्ड्स पे भी फिक्स रिटर्न होता है, दोनों में फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है. तुम बताओ डिबेंचर्स, व्हाट आर डिबेंचर्स? डिबेंचर्स डेट इंस्ट्रूमेंट है. किसके ऊपर? हमारे नहीं, मतलब कौन जो इशू करेगा? कंपनी के ऊपर. पार्ट ऑफ जो तुम्हारे बॉन्ड है वो अनसिक्योर्ड हो सकता है. जैसे कि तुमने कंपनी ने रेस किया 100 करोड़ का बॉन्ड्स, ठीक है. अब उसने क्या किया, कंपनी जो उसके अगेंस्ट कोलैटरल प्रोवाइड कर रही है इट वैल्यूज ओनली 80 करोड़, ठीक है. तो तुम्हारा जो पार्ट ऑफ बॉन्ड है दे आर अनसिक्योर्ड. उसके अगेंस्ट तो तुम्हारे पास कोलैटरल नहीं है ना, बट ओवरऑल तुम्हारा वो सिक्योर्ड बॉन्ड है. जो पार्ट तुम्हारे जिसके अगेंस्ट कोलैटरल अवेलेबल नहीं है वो अनसिक्योर्ड हुआ. क्लियर एवरीवन? इंस्ट्रूमेंट में टी बिल आते हैं. ETF होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. अभी हम पढ़ेंगे आगे ये सारी चीज़ें जितनी हमें अभी हम क्या एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है. ये सारी जो चीज़ें अभी हम मेंशन कर रहे हैं ना, दीज ऑल विल बी कवर्ड इन योर यूनिट्स, ठीक है. तो सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे के यूनिट्स में पढ़ेंगे. क्लियर हुआ तुम्हारा डाउट? देयर आर मेनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. तुम पूछ रही थी ना टी बिल्स, एक्सक्यूज मी, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में तुम्हारे टी बिल्स आते हैं. मनी मार्केट प्रोडक्ट्स आर यूटिलाइज फॉर द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स, ठीक है. अभी हमने पढ़ा था 2 स्लाइड पहले ही कि मनी मार्केट क्या होती है, शॉर्ट टर्म मार्केट होती है, ठीक है. अब शॉर्ट टर्म मार्केट में क्या होती है, इट इज़ मार्केट फॉर अ लेस देन 1 ईयर इंस्ट्रूमेंट्स. क्या क्या आते हैं इसमें? ट्रेजरी बिल्स आते हैं, कमर्शियल पेपर्स आते हैं, कॉल मनी, शॉर्ट नोटिस मनी, कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल्स एंड मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. इतना कंफ्यूज मत हो, ये सब आगे हम पढ़ेंगे. जब हम मनी मार्केट पढ़ेंगे ना, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे. देन हमारे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं. कैपिटल मार्केट में क्या हो गया, शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है. अब आते हैं लास्ट कंपोनेंट जो होता है तुम्हारे फाइनेंशियल सिस्टम का, वो क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है. फाइनेंशियल सर्विसेज क्या हो गई? लोन, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज एंड पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर द एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड बाय बैंक, क्रेडिट यूनियंस एंड अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस. फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक जो तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है. तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देती है, वो क्या है, फाइनेंशियल सर्विस है, ठीक है. म्यूचुअल फंड्स जो तुम इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज जो होती हैं, वो सब क्या है, तुम्हारी फाइनेंशियल सर्विसेज है, ठीक है. अब जो तुम्हारी फाइनेंशियल सर्विसेज है वो फंड बेस्ड भी हो सकती है और फी बेस्ड भी हो सकती है. अब फंड बेस्ड क्या है? फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इन्वॉल्विंग द मैनेजमेंट ऑफ मनी और अदर एसेट ऑफन इन एक्सचेंज फॉर अ फी और अ रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नोन एज अ फंड बेस्ड और एसेट बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक लीजिंग, फैक्टरिंग, बिल डिस्काउंटिंग, वेंचर कैपिटल लोन्स, mortgage and hire purchase are example of services that involves the movement of money from one location or a person to another. फंड बेस्ड का मतलब समझो, फंड बेस्ड क्या है, तुम एक लमसम अमाउंट दे रहे हो, ठीक है. फी बेस्ड क्या है? फी बेस्ड इज अ कमीशन बेस्ड, कि तुमने एक सर्विस प्रोवाइड करी, उसके अगेंस्ट तुम्हें फी मिल गई, ठीक है. फी बेस्ड में तुम एग्जाम्पल देखो, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स काम करते हैं, क्या करते हैं, वो IPO बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है. उन्होंने किसी कंपनी को IPO बिल्डिंग में हेल्प करी, कंपनी ने उनको फी दी, उनका काम खत्म, ठीक है. वो कोई फंड बेस्ड सर्विस नहीं है, दे आर वर्किंग फॉर अ फी, ठीक है. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंड बेस्ड क्या है, लमसम अमाउंट की डीलिंग है, एंड फी बेस्ड में क्या है, जस्ट अ फी और अ कमीशन. क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है किसी का अभी तक? अभी तक जो हमने पढ़ा ये उसका ओवरव्यू है, ठीक है. सबसे पहले हमने पढ़े थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस,
ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमारी बैंकिंग हो गए, नॉन बैंकिंग हो गए, डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, रेगुलेटरीज एंड अदर्स। फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या आ गए, हमारी ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज मार्केट आ गई, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट आ गई। प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट अभी हमने पढ़ा नहीं है। प्राइमरी मार्केट क्या होती है, जिसमें तुम न्यू इशू करते हो, पहली बार जो भी कंपनी आईपीओ लेके आती है, नई सिक्योरिटीज़ उसको मार्केट में इशू करनी होती है, वो तुम्हारी प्राइमरी मार्केट में होती है। और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, एक एक करके बोलो। नहीं, आईपीओ हुआ, दूसरी बार करती है तो एफपीओ होता है, पर इशू वाली चीज़ नहीं आती। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स होता है, ठीक है। जो तुम ट्रेडिंग करते हो, जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हो तुम, ठीक है, वो कहाँ होती है, सेकेंडरी मार्केट में होती है, ठीक है। फिर आती है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ये हमने पढ़ लिया। देन आते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हमने, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े। देन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जो लेस देन 1 ईयर के हुए। मीडियम टर्म क्या होते हैं, 1 to 5 ईयर्स तक के हो गए, ठीक है। एट मोर देन 5 ईयर्स या मोर देन 3 ईयर्स भी बोल सकते हो तुम, वो होते हैं तुम्हारे लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ये मेच्योरिटी किसकी है, मतलब जो ये इंस्ट्रूमेंट्स की, ये मेच्योरिटी का टाइम है उसका, कि कितने टाइम में वो मेच्योर होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे वो डिवाइड हुए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म में। देन फाइनेंशियल सर्विसेज अभी हमने पढ़ा, बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग, कंसल्टेंट, क्रेडिट रेटिंग, डिस्काउंट हाउसेज, एक्सेप्टेंस हाउसेज एंड मार्केट मेकर्स, ये सब हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज है, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारी फर्स्ट यूनिट पे, ये था तुम्हारा फाइनेंशियल सिस्टम का बैकग्राउंड, ठीक है। अब जितना अभी हमने पढ़ा फाइनेंशियल सिस्टम में, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे अलग अलग यूनिट्स में तुम्हारी, ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट है, पीछे आए तो सुन ही नहीं रहे, किसी को डाउट है कुछ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट तुम्हारी यूनिट है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, ठीक है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का क्या मतलब है, चलो तुम फोटो पहले लेते हो। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का क्या मतलब है, तुम बताओ लास्ट से, पता चल रहा है क्लास में क्या चल रहा है, तो बताओ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या है। अरे सोच के बोल दो, क्या होता होगा, मैं तो बताऊंगी, पहले तुम तो बताओ तुम्हें कितना आता है, नाम से बताओ क्या होता होगा फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। ठीक है, चलो जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है, अंडरराइटर्स हो गए, मिडलमैन हो गया, जितने भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं। Financial intermediation refers to the process of introducing one or more intermediaries or middleman between a buyers and sellers of financial products. जैसे इसने बोला था middleman होते हैं, buyers and sellers के बीच में एक न्यू entity create हो गई, financial intermediaries, ठीक है। Banks are also financial intermediaries, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, सेवर्स एंड बोरोअर्स को, जितने भी सेवर्स एंड बोरोअर्स को है, बोरोअर्स है उनको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। Such as banks, brokers, financial advisors who facilitate the working and selling of financial products and services between two or more parties. किसी को इस डिफाइन में कोई डाउट है? मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, आई अप्रोच यू, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है मैं डायरेक्ट मार्केट में जाके इन्वेस्ट कर दूँ, बट आई एम इन्वेस्टिंग थ्रू यू, ठीक है। यू विल एडवाइज मी, देन ओनली आई इन्वेस्ट इन द मार्केट, ठीक है। सो यू आर वर्किंग एज अ मिडलमैन, यू आर गिविंग मी एडवाइस, देन ओनली आई एम इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, ठीक है। तो दैट इज वे द, इन दैट वे द फाइनेंशियल एडवाइजर्स आर द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स. For example, banks act as intermediaries between a borrowers and a lenders by providing loans to the borrowers and taking deposit from a lender. आया समझ?
किसी को डाउट है इसमें? अब क्या क्या फंक्शन होते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के? सो गए कि तुम जाके सुन रहे हो ना? An intermediary provides a place for a clients to store money and assets. ठीक है, बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं. बैंक क्या करता है? हमारे पैसे रखता है ना अपने पास डिपॉजिट करके. ठीक है, they provide a place where client can store their excess money. They give counsel and advice on how and where to invest money. जैसे इसने बोला था फाइनेंशियल एडवाइजर्स का. They convert saving into investments. बैंक क्या करते हैं? सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं. They provide both long-term and short-term loans to help in financial investments and assets. ठीक है, क्या कर रहे हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन में? क्या हो रहा है? वो तुम्हारे फंड्स को इन्वेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं. अब क्या क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हो सकते हैं? सेविंग क्या है? हम जो लोग जनरल पब्लिक जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करती है, 2000 सेविंग्स. ठीक है, उस सेविंग्स को बैंक क्या करता है? अपने पास तो रखता नहीं है, आगे लेंड कर देता है. ठीक है, तो दे आर इन मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, तो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया. देन विल कम टू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन. इतने कंफ्यूज क्यों? समझ नहीं आ रहा? आ रहा है ना? सबसे पहला मेरिट्स क्या है? स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. ठीक है, किसी और को जानना है? चलो, आज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेरिट्स. ठीक है, मेरिट्स ऑफ इंटरमीडिएशन. सबसे पहला चीज है स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. स्पेशलाइज्ड सर्विसेज क्या है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया. दे आर ऑल्सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो जाएंगे. पोर्टफोलियो जो मैनेजर्स होते हैं वो किसी और का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं. ठीक है, सो दे आर प्रोवाइडिंग अ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. ठीक है, प्रोफेशनल जो भी कंसल्टेंसी फॉर्म होती हैं. हाँ, और क्या आ सकती है स्पेशलाइज्ड सर्विसेज में? स्पेशलाइज्ड सर्विस का क्या मतलब है? क्योंकि वो खुद एक एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे तुम्हें एक जजमेंट देते हैं कि चलो तुम इस बेसिस पे इन्वेस्ट कर लो. ठीक है, उसमें तुम अपना तो कुछ दिमाग नहीं लगा रहे हो, you are just following their advice. So they are providing you specialized services. Then आते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन. ठीक है, अगर तुम्हारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स नहीं होंगे तो तुम क्या RRB स्टैब्लिश कर लोगे? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है. कैसे करोगे? नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसलिए उनकी इम्पोर्टेंस है. देन आता है रिस्क मैनेजमेंट. अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स नहीं होंगे, तुम्हारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं होंगे, अब हम अपनी डेली लाइफ में इतना बिजी रहते हैं, हम डेली मार्केट को फॉलो कर सकते हैं? ठीक है, हम तो नहीं कर सकते. सो जो वट एवर दे एडवाइस दे गिव अस, हम उसको फॉलो करते हैं, तो वो हमारे रिस्क मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं. कैसे? वो हमें बताते हैं इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो. ठीक है, क्योंकि अब वो स्टॉक्स जो होंगे उनकी जो मूवमेंट होगी वो अपोजिट होगी. ठीक है, अगर मार्केट जब फॉल हो रही है, एक स्टॉक ऐसा होता है राइज कर सकता है. ठीक है, और जब मार्केट फॉल हो रही है, एक स्टॉक ऐसा हो सकता है जो मार्केट के साथ फॉल करेगा. ठीक है, तो वो हमें कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट कराएंगे जो अपोजिट मूवमेंट में काम करें. ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमारा रिस्क रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स कैसे हेल्प कर रहे हैं? दे आर हेल्पिंग इन रिस्क रिडक्शन. ठीक है, देन कम्स द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. अब क्या है? दे आर, जैसे अब बैंक की बात करते हैं, बैंक क्या करता है? बहुत सारे कस्टमर्स को केटर करता है. ठीक है, अगर वो एक ही कस्टमर को केटर करेगा तो वो क्या सोचेगा? जितना मैं डिपॉजिट पे पैसे दे रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट दे रहा हूँ, एक ही कस्टमर से रिकवर कर लेता हूँ. ठीक है, ऐसे नहीं करता ना. क्या करता है? वो मल्टीपल, बहुत सारे कस्टमर्स को केटर करता है. ठीक है, अगर वो मल्टीपल कस्टमर्स को केटर करे तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी कम रखता है. ठीक है, जैसे अगर मैं किसी को 10% का डिपॉजिट रेट दे रही हूँ, ठीक है, और मेरे को 10%, 11% तो मेरे को चाहिए होगा ना, 1% खुद के लिए चाहिए होगा. ठीक है, मतलब अगर मैं एज अ बैंक, अगर मैं बैंक हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? एक पार्टी से अगर मैं केटर करी तो उसको 11% चार्ज कर दूँगी. ठीक है, बट अगर बैंक बहुत सारी पार्टीज़ को केटर कर रहा है, वो क्या करेगा? वो 11% का डिवाइड करेगा हर पार्टी में, जिससे थोड़ा थोड़ा हर पार्टी से रिकवर कर ले. ठीक है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल.
देन कम्स द लिक्विडिटी, क्विक कन्वर्जन होता है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ का। अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं होंगे कैसे कन्वर्ट करोगे तुम, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज होता है, तुम्हारे पास कोई एक स्टॉक पड़ा है, तुम उसको सेल करते हो, तुम्हारे नेक्स्ट डे पैसा अकाउंट में आ जाता है। देन द टाइमिंग, किस भी टाइमिंग पे तुम्हें इन्वेस्ट करना है, यू कैन इन्वेस्ट इट। टाइम में तुम्हें वेट नहीं करना पड़ेगा ना कि मैं कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात कर लो कि तुम्हें किसी को 10,000 रुपये देने हैं, ठीक है। अगर ये बैंक्स नहीं होते तुम क्या करते, वो बंदा रहता है कहीं केरला में, वो बंदा रहता है, ठीक है। अब तुम जाके उसको पैसे दोगे तो बहुत बड़ी बात होगी ना, दिल्ली से केरला जाना, ठीक है। अब हमारे पास UPI है, हम कितना 1 सेकंड में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो टाइमिंग। देन कम्स द डीमेरिट्स ऑफ इंटरमीडिएशन। फर्स्ट इज हाई कॉस्ट। कभी कभी क्या होता है कि फाइनेंशियल जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो बहुत हाई कमीशन चार्ज करते हैं, ठीक है। यूजुअली तो कम करते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उनको मार्केट में रहना है तो इसलिए कम कर देते हैं, बट किसी किसी ट्रांजैक्शंस में वो हाई कॉस्ट भी चार्ज करते हैं। देन कम्स द लो डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन। अब अगर हम RRBs की बात करें, ठीक है, यूजुअली वैसे वो हर रूरल एरियाज़ में पहुंच गए हैं, बट स्टिल देयर आर सम स्मॉल विलेजेस जहाँ पे बैंक नहीं है। देन डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। अब तुम्हारा जैसे फाइनेंशियल एडवाइज़र है, फर्स्ट मोटिव तो उसका ये है कि तुम्हारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, ठीक है, बट उसका खुद के भी तो पर्सनल गोल्स है ना, खुद के इंडिविजुअल गोल्स के लिए भी तो काम करेगा, वो अपना प्रॉफिट भी देखेगा कि मेरे को किस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तुम्हारे डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, ठीक है। देन है टू मच डॉक्यूमेंटेशन। टू मच डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब है, अगर तुम बैंक से लोन लेने जाते हो, देखो एक चीज़ हो सकती है, बैंक सोचो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है, इसको 10,000 रुपये चाहिए, इसने इससे मांगे, इसने इसको दे दिए, ठीक है। बट अगर अब तुम इसको 10,000 रुपये चाहिए, इसने बैंक से जाके लोन लिया 10,000 रुपये का, उस 10,000 रुपये के लिए भी बैंक तुम्हें बहुत सारे पेपर साइन कराएगा, ठीक है। तो टू मच डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर है एवरीवन? डाउट है किसी को? देन आते हैं फाइनेंशियल डिसइंटरमीडिएशन पे। It refers to the process of bypassing intermediaries and connecting buyers and sellers directly. In the Indian context, this intermediation has been enabled by various fintech platforms that allows the consumers to access financial products and services directly at the click of a button without the need of intermediaries. अब जैसे डिसइंटरमीडिएशन की हम बात करें, अगर तुम्हें लोन चाहिए, ठीक है, अब कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो तुम्हें क्विकली लोन दे देती है, ठीक है, वो चीज़ क्या है, डिसइंटरमीडिएशन है कि तुम्हें बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। अब मेरिट्स ऑफ डिसइंटरमीडिएशन क्या है, लो कॉस्ट है, ठीक है। सेकेंड इज स्पीड एंड एफिशिएंसी थ्रू ऑटोमेशन, ठीक है, क्योंकि क्विकली तुम्हें मनी, जैसे वो ऐड आते रहते हैं 2 सेकेंड में इतने का लोन लो, ठीक है, वो उस टाइप की फाइनेंशियल डिसइंटरमीडिएशन है ये। देन इनोवेशन, कस्टमाइज प्रोडक्ट। कस्टमाइज प्रोडक्ट कैसे, एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर, वो तुम्हारे प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर देते हैं, अकॉर्डिंगली तुम्हें इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, अकॉर्डिंगली तुम्हारा रीपेमेंट सेट करेंगे, ठीक है। जैसे किसी कस्टमर ने बोला कि उसने 10,000 रुपये का लोन लिया, ठीक है, अब उसने बोला अभी 2 महीने तो मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, ठीक है, उसके बाद मैं रीपेमेंट स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो बैंक वो जो बंदा होगा वो अग्री करेगा उस चीज़ पे, देन 2 महीने का उसको वो मोनिटोरियम पीरियड देगा जिसमें उसका कोई रीपेमेंट नहीं होगा, उसके बाद से उसका रीपेमेंट स्टार्ट होगा। सो दैट इज़ द कस्टमाइज प्रोडक्ट। देन आते हैं लार्ज रीच, क्योंकि क्विकली अवेलेबल है, अब तो सबके पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, तो लार्ज रीच। देन कम्स द डीमेरिट, सिक्योरिटी रिस्क, क्योंकि तुम्हारा कोई फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो रिस्क भी बहुत है, जैसे जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं ऑनलाइन, ठीक है। देन अ लैक ऑफ रेगुलेशन, क्योंकि अनरेगुलेटेड सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल डिसइंटरमीडिएशन है, तो कोई RBI ने कोई रेगुलेशन भी फॉर्मुलेट नहीं करी है उसके लिए, ठीक है। देन ना लिमिटेड एक्सेस, ठीक है, जिसके पास फ़ोन है या जो उस ऐप्स को एक्सेस कर सकता है वो ही वहीं से लोन ले सकता है। क्लियर एवरीवन? अब काइंड ऑफ इंटरमीडिएट्स कौन कौन से हो सकते हैं, पढ़ चुके हम ये भी, बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, लीड मैनेजर्स, बुक बिल्डर्स, मार्केट मेकर्स एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये हमारे से क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं सारे, ठीक है। लीड मैनेजर्स, जब भी कोई कंपनी IPO फ्लोट करती है ना,
उस IPO को फ्लोट करने में लीड मैनेजर्स हेल्प करते हैं। जो IPO बिल्डिंग का प्रोसेस होता है ना, बुक बिल्डिंग का प्रोसेस होता है, उसमें लीड मैनेजर इन्वॉल्व होते हैं कि किस प्राइस पे तुम्हारा IPO फ्लोट करेगा, वो सब डिटरमाइन करने के लिए लीड मैनेजर्स होते हैं। मार्केट मेकर्स होते हैं जो तुम्हारे बायर्स एंड सेलर्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम करेंसी मार्केट की बात करें, ठीक है, तुमने कोट किया तुम्हें $US चाहिए 85 रुपीज़ का, ठीक है, किसी को बाय करना है 85 रुपीज़ पे, ठीक है, तो बायर्स और सेलर्स को जो कनेक्ट कर रहे हैं दे आर द मार्केट मेकर्स। जो तुम्हारे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं दे आर ऑल्सो द मार्केट मेकर्स। हाँ, बुक बिल्डर्स भी IPO बिल्डिंग का जो प्रोसेस होता है ना, IPO कैसे लॉन्च होता है? थ्रू अ बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। तो जो लीड मैनेजर्स हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो गए, ये सब इन्वॉल्व होते हैं IPO के प्रोसेस में, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो गई जो तुम्हारे लोन को, तुम्हारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, लोन्स हो गए, कंपनीज हो गई, उन सबको रेटिंग देती है। जैसे हमारी इक्रा हो गई, क्रिसिल हो गई, केयर हो गई, दे और आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है। कंट्री की भी रेटिंग देते हैं, वो सॉवरेन रेटिंग भी देते हैं, ठीक है। किस बेसिस पे देते हैं? कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस पे, कि मतलब अगर तुमने इस कंपनी को लोन दिया तो वो वापस कर भी पाएगी या नहीं, ठीक है। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसके बेसिस पे वो रेटिंग देते हैं। जो लोन ले रही है वापस तो वही करेगी ना जो ले रही है, ठीक है। जो दे रही है वो इसका एनालिसिस करेगी कि कंपनी की क्रेडिट रेटिंग कैसी है। आया सबको समझ? एनी डाउट टिल नाउ? अब आते हैं हम टेक्सोनॉमी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। टेक्सोनॉमी में क्या है? तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स है। सबसे पहले आता है तुम्हारा बाय नेचर ऑफ क्लेम, ठीक है। क्लेम के बेसिस पे क्या है? तुम्हारी डेट मार्केट एंड इक्विटी मार्केट। अब बताओ डेट मार्केट क्या होता है? हाँ, इक्विटी मार्केट, ठीक है। और कोई सिम? देखो डेट मार्केट क्या होती है, जैसे मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, मुझे लोन चाहिए, ठीक है, मुझे मतलब फंड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने डेट होल्डर्स को अप्रोच किया कि मेरे को 100 रुपीज़ चाहिए, छोटा अमाउंट रखा है, 100 रुपीज़ चाहिए, और तुम्हें मैं हर ईयर इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दूँगी, ठीक है। बट उन लोगों की मेरी कंपनी में कोई ओनरशिप नहीं होगी। उनका क्या मिलेगा? उनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी एक फिक्स मैच्योरिटी होती है, ठीक है। जैसे मैंने इशू किया 10 साल का बॉन्ड, ठीक है, तो हर साल मैं उसको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दूंगी, ठीक है। और जब 10th ईयर आएगा मुझे उसके पैसे उसको वापस करने होंगे पूरे के पूरे, ठीक है। तो दैट इज़ द डेट मार्केट, जहाँ पे तुम बॉन्ड्स इशू करते हो, डिबेंचर्स इशू करते हो, जो जहाँ पे तुम काइंड ऑफ लोन है ये, ठीक है, जहाँ से कंपनी ने एज अ थ्रू अ लोन अपना पैसा रेज किया, ठीक है। फिर आती है हमारी इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट क्या हो गई? शेयर्स इशू करे मैंने। अब शेयर्स जब मैं इशू करती हूँ तो उसमें क्या होता है, उनको ओनरशिप मिलती है मेरी कंपनी में, ठीक है। अब शेयर इशू करने में भी क्या बात है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं होता। अगर कंपनी ने प्रॉफिट किया और कंपनी की अगर मर्जी हुई तो वो डिविडेंड देगी, अदरवाइज नहीं देगी, बट तुम्हारी ओनरशिप है कंपनी में, ठीक है। जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी या वाइंड अप होगी तो सबसे पहले पैसा किसको मिलता है? डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। जितने भी बॉन्ड होल्डर्स होंगे, डिबेंचर होल्डर्स होंगे, सबसे पहले पैसा उनको मिलेगा। दूसरी बार में किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर्स को, ठीक है। फिर लास्ट आते तुम्हारे इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो ओनरशिप तो तुम्हारी है, बट जो तुम क्लेम तुम्हारा होगा वो लास्ट होगा, ठीक है, समझ आया? और प्लस तुम्हारा जब तुम इक्विटी कंपनी की लेते हो या शेयर्स कंपनी के लेते हो, तुम्हारा उस पर कंट्रोलिंग राइट होता है, ठीक है। तो कंपनी की जितनी भी AGMs होगी, जितनी भी मेजर डिसीजन मेकिंग होगी, उसमें तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। तुम कंपनी का एक शेयर भी लोगे ना, तब भी तुम्हें कंपनी की AGM का इन्वाइट आएगा, ठीक है। कितनी भी बड़ी कंपनी हो, जैसे प्ला का तुमने शेयर लिया, ठीक है, जितनी भी बड़ी होगी तुम्हें AGM एनुअल जनरल मीटिंग का इन्वाइट ज़रूर आएगा, ठीक है। तो तुम्हारी वो ओनरशिप है। ऑल्दो तुम बहुत ही माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो, तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी,
ठीक है, बट तुम्हें जा सकते हो, वैसे यूजुअली वो वर्चुअल करते हैं, इनके पास ही है। किसके पास है अटेंडेंस शीट? दे दो यार, मैं तो भूल जाऊंगी। समझ आया? इक्विटी मार्केट समझ आया? ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं बाय मैच्योरिटी ऑफ क्लेम। ठीक है, मैच्योरिटी ऑफ क्लेम में सबसे पहले आती है हमारी मनी मार्केट। हमने अभी डिस्कस करी थी मनी मार्केट, कोई बता दो जल्दी से। शॉर्ट टर्म मार्केट होती है लेस देन 1 ईयर की। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे मनी मार्केट के? ट्रेजरी बिल्स हो गए, हाँ, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो। कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सारे हमारे क्या हैं? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड्स के लिए होते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होती है? या बता, ये मैंने अभी पढ़ा है। लॉन्ग टर्म मार्केट होती है। लॉन्ग टर्म फंड्स जब हमें रेज करने होते हैं हम कैपिटल मार्केट में रेज करते हैं। कैपिटल मार्केट भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? फर्स्ट इशू जो होगा कंपनी का, ठीक है। और तुम्हारी सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेल और परचेज ऑफ दो शेयर्स। ठीक है, तो ये मार्केट किस बेसिस पे डिवाइड हुई? तुम्हारी मैच्योरिटी ऑफ क्लेम पे। मैच्योरिटी ऑफ क्लेम मतलब 1 साल में हो रहा है या बियॉन्ड 1 ईयर है। अगर बियॉन्ड 1 ईयर है तो कैपिटल मार्केट में, लेस देन 1 ईयर तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, फिर आते हैं बाय द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, बाय द टाइम ऑफ डिलीवरी का क्या मतलब है? कैश मार्केट। कैश मार्केट क्या होती है? सोच के बोलो क्या होती होगी, तेज बोलो। हाँ, इक्विटी वाली मार्केट जो होती है वो हमारी कैश मार्केट हुई। ठीक है, कि तुमने मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अपने डीमैट अकाउंट में पैसे डाले, कैश डाला, एज नेम सजेस्ट कैश डाला। ठीक है, उसके बेसिस पे तुमने शेयर बाय कर लिया, तो वो तुम्हारी क्या हो गई? कैश मार्केट हो गई। ठीक है, फिर बॉन्ड्स हो गए तुम्हारे, वो भी कैश मार्केट हुई। तुमने कंपनी को अपने कैश इन द फॉर्म ऑफ कैश तुमने फंड लेंड किया। ठीक है, जो भी उसका अकाउंट होगा उसमें तुम डिपॉजिट करोगे या फिर उसके बॉन्ड्स को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, तो वो कैश मार्केट है तुम्हारी। दूसरी मार्केट क्या होगी तुम्हारी? फ्यूचर्स। बाय द टाइमिंग और डिलीवरी का मतलब है क्या? अभी स्पॉन्टेनियस ट्रांजैक्शन हो रही है तुम्हारी, स्पॉट ट्रांजैक्शन है, मतलब आज की डेट की ट्रांजैक्शन है, या फिर आज की डेट की नहीं है तो T+2 में सेटलमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये T+1 में सेटलमेंट हो जाएगी, मतलब अभी सेटलमेंट हो जाएगी। ये नहीं कि तुम्हें फ्यूचर डेट में सेटलमेंट होगी, अभी सेटलमेंट होगी। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कैश मार्केट। ठीक है, फिर दूसरी मार्केट क्या है तुम्हारी? फ्यूचर्स मार्केट। फ्यूचर्स मार्केट क्या है? और कोई? फ्यूचर्स मार्केट क्या है? हाँ, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी नहीं होती, लेस देन ईयर ही होता है। डेरिवेटिव्स पढ़े थे ग्रेजुएशन में? पढ़े थे ना? तो डेरिवेटिव्स में क्या क्या आते थे हमारे? और स्वैप्स। ठीक है, तो क्या होते थे वो? अगर मैं फ्यूचर्स, फॉरवर्ड फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स, उसमें क्या होता है कि मैं आज की डेट की ट्रांजैक्शन की बात कर रही। ठीक है, मेरे को आज मान लो मुझे सिप्ला का शेयर चाहिए 3 महीने बाद। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, बट मुझे लगता है फॉर एन एग्जाम्पल उसका प्राइस आज की डेट में छोटा सा मान लगता है 10 रुपये। ठीक है, अब मुझे लगता है फ्यूचर में जाके तो इसका प्राइस बहुत बढ़ जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, आज की डेट में एक फ्यूचर बाय करूँगी, प्रोवाइडेड वो फ्यूचर मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। फ्यूचर्स क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। ठीक है, एक फ्यूचर बाय करूँगी जहाँ पे उसका रेट फिक्स हो जाए 10 रुपये पे, कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 3 महीने बाद जाके 10 रुपये का वो शेयर खरीद लूँगी। ठीक है, तो मैंने कब किस चीज़ की ट्रांजैक्शन करी? मैंने फ्यूचर डेट की ट्रांजैक्शन करी। ठीक है, अब आज की नहीं करी, बाय मैंने आज किया, बट वो जो सेटलमेंट कब होगी? 3 महीने बाद होगी। ठीक है,
अब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कब डिसाइड होगा? उस 3 महीने बाद। 3 महीने बाद कैसे डिसाइड होगा? जिस रेट पे मैंने फ्यूचर बाय किया है और उस टाइम पे जो उसका मार्केट प्राइस है, ठीक है, उसमें जो डिफरेंस होगा दैट विल बी माई प्रॉफिट और अ लॉस। ठीक है, ये क्या हुई? हमारी फ्यूचर डेटेड ट्रांजैक्शन हुई। आया सबको समझ? ठीक है, तो ये माइक से भी नहीं आ रही? आते रुक जाओ। फ्यूचर मार्केट समझ आया? अरे यार, कोई अच्छा बताओ जिसको समझ आया, एक कोई खड़े होके बता दो। फ्यूचर मार्केट, हाँ बताओ। नहीं बता? हाँ तुम बता दो। समझ आया सबको फ्यूचर मार्केट? आज कोई शेयर खरीदते हैं, सपोज दैट 30 डेज के बाद मुझे वो शेयर खरीदना है, लेकिन प्राइस जो है आज ही वो फिक्स कर। तो फिर आवाज़ नहीं है। अब आ रही है? आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? कैमरा से दूर चल जाऊंगी मैं। आ रही है आवाज़? सबको आ रही है आवाज़? आपको लग रहा है चल रहा है क्योंकि आपकी आवाज़ आपको आ रही है। मेरे को तो आई। हो सकता है ऐसा। आ रही है आवाज़? अरे तो बंद हो गई। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ चलो सुनो। अच्छा, स्पॉट मार्केट समझ आया पीछे वालों को? स्पॉट मार्केट पता है? ठीक है, अब फ्यूचर्स मार्केट क्या होता है? मैं आज एक ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, ठीक है, आज मैंने एक फ्यूचर बाय किया। फ्यूचर पता क्या होता है? अभी बताया था मैंने। तुम तो आगे बैठे हो। देखो फ्यूचर क्या होता है? मैंने एक ट्रांजैक्शन करनी है 3 महीने बाद। चलो 1 महीने बाद मेरे को एक शेयर बाय करना है, ठीक है, अभी उस शेयर का प्राइस है 10 रुपये, ठीक है, बट मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि 1 महीने बाद उस शेयर का प्राइस हो जाएगा 15 रुपये, ठीक है, बट अभी मेरे पास 10 रुपये नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटा अमाउंट लेके बता रही हूँ, ठीक है, मेरे पास अभी आ रही है ना आवाज़ पीछे? अब अभी भी नहीं आ रही? तुम शांत रहो, मुझे तुम्हें आवाज़ आएगी फिर। आ रही है अब? ठीक है, अब मेरे को क्या लग रहा है कि वो 15 रुपये का उसका शेयर का प्राइस हो जाएगा। मैं क्या करूँगी? आज एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूँगी, ठीक है, जिसमें मैं उस शेयर का प्राइस फिक्स कर दूँगी 10 रुपये पे ही, ठीक है, 10 रुपये 11 रुपये जो भी, ठीक है, बट 15 तक नहीं लेके जाऊँगी, ठीक है। अब जब 1 महीने बाद वो टाइम आएगा, वो फ्यूचर मैच्योर होगा, तब डिसाइड होगा, तब मैं उस फ्यूचर को एग्जीक्यूट करूँगी, ठीक है। वो मतलब वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी तो जो भी उस दिन का प्राइस होगा, मतलब 1 महीने बाद शेयर का जो प्राइस होगा, दैट विल डिसाइड कि मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। पेमेंट 1 महीने, मतलब जो सेटलमेंट होगी वो 1 महीने बाद होगी, 1 महीने बाद होगी, 3 महीने बाद होगी, 6 महीने बाद होगी, वो डिपेंड करता है मैंने कौन सी मैच्योरिटी का शेयर बाय किया है, फ्यूचर्स बाय किया है। समझ आया? पेमेंट नहीं करते ना, मैं सिर्फ एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, शेयर बाय नहीं किया, सिर्फ एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया। हाँ, मिनिमम अमाउंट होता है वो, मतलब तुम्हें पूरे 10 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, बहुत ही जो एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन कमीशन, हाँ कमीशन जो चार्जेस होते हैं सिर्फ वही पे करने पड़ेंगे, तुम्हें शेयर का जो एक्चुअल प्राइस है वो तुम्हें पे नहीं करना है। बोलो बोलो, आपस में बात मत करो फिर तुम्हें आवाज़ नहीं आती। देखो अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो तुम्हें एग्जीक्यूट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा डाउटफुल है कि तुम्हें लगता है कि अगर प्राइस कुछ भी हो सकता है, देन यू विल बाय अ ऑप्शन। ऑप्शन में क्या होगा, तुम्हारे पास राइट होगा, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन, तुम्हारी मर्जी होगी उस टाइम तुम्हें एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना, ठीक है। पर अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अपनी मेच्योरिटी पे एग्जीक्यूट होगा ही होगा। समझ आया? ठीक है, तो हमने डिस्कस किया अभी बाय द टाइम ऑफ डिलीवरी, कैश मार्केट मतलब अब आज ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है या फिर
T+1 में ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, और फ्यूचर्स मार्केट मतलब फ्यूचर डेट में ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी। समझ आया सबको? ठीक है। अब फोर्थ है बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज द एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट एंड सेकंड इज द ओवर द काउंटर मार्केट। अब एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट क्या होती है? जो नॉर्मल तुम अपने स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स बाय करते हो, दैट इज द एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। ठीक है। ओवर द काउंटर मार्केट में क्या आते हैं? तुम्हारे फॉरवर्ड्स आते हैं। ऑप्शंस की कैटेगरी होती है फॉरवर्ड्स। ठीक है। फॉरवर्ड्स क्या होते हैं? कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। मतलब इन दोनों जैसे आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं ये शेयर तेरे से फ्यूचर डेट में 3 महीने बाद इतने रुपीज़ का खरीदूंगा, दैट इज़ द फॉरवर्ड, क्योंकि हम फ्यूचर डेट की बात कर रहे हैं। ठीक है। बट दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी एक्सचेंज। ठीक है। तो ये ओवर द काउंटर है, 1 बाय 1 ऑन 1 है, नहीं होता। इसलिए रिस्की भी होती है क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर इसने मना कर दिया फ्यूचर में जाके कि मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रही है ट्रेड, तो ये किसी को नहीं बोल सकता। बट अगर इसने फ्यूचर बाय करा होता, देन एक्सचेंज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है। तो इस केस में काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शंस में। देखो फ्यूचर होते हैं, फ्यूचर्स तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट हैं। ठीक है। तुमने 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, 6 मंथ्स का किया, बट जब भी वो मेच्योरिटी होगी ना, तुम्हें वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करनी ही पड़ेगी। ठीक है। दैट इज़ दी ऑब्लिगेशन, मतलब वो ट्रेड जो तुम्हारा है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। बट ऑप्शंस में क्या है? ऑप्शंस में तुम्हारे पास राइट होता है बट ऑब्लिगेशन नहीं होती। ठीक है। तुम्हारी मर्जी होती है ऑप्शन में। ठीक है। और वो मर्जी कैसे मिलती है? तुम ऑप्शन प्रीमियम पे करते हो उसमें। ठीक है। मतलब उस चीज़ के लिए तुम्हें प्रीमियम पे करना पड़ता है इनिशियली। ठीक है। तो ऑप्शंस में क्या है? राइट है। अगर फ्यूचर डेट में उसका प्राइस तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग है, तो तुम मना कर सकते हो कि मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना ऑप्शन। ठीक है। तो ये डिफरेंस है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। आया समझ? ऑप्शन प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फ्यूचर्स, ऑब्वियसली, क्योंकि वो तुम्हें चॉइस दे रहे हैं। कोई और डाउट? ज़्यादा होगा क्योंकि वो तुमसे प्राइस ज़्यादा क्यों चार्ज करेंगे फिर? वो तो उसका मिनिमम जो स्टॉक एक्सचेंज का मिनिमम अमाउंट होता है वो तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। और फ्यूचर्स में तो सर्टेनिटी है ना कि एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ऑप्शंस में तुम्हें चॉइस मिल रही है, जब भी तुम्हें चॉइस मिलेगी उसका प्राइस तो ज़्यादा का होगा ही ना, वो चीज़ है। आया समझ? आज की क्लास में किसी कोई डाउट? सब समझ आया? अब आते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे। ठीक है। हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को इंडिया में कौन कौन रेगुलेट करता है? ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है आरबीआई। आरबीआई किसको रेगुलेट करता है? बैंक्स को रेगुलेट करता है। ठीक है। फिर आता है हमारा सेबी, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। ये सब क्या है? हमारे रेगुलेटर्स है। ठीक है। फिर आता है हमारा IRDAI, वो किस लिए होता है? इंश्योरेंस के लिए। फिर आते हैं पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड्स को रेगुलेट करते हैं। जितने भी NPS हो गई, तुम्हारी APY हो गए, अटल पेंशन योजना जो होती है, वो कौन गवर्न करता है? ये करते हैं पेंशन फंड। ठीक है। ये हमारे क्या है? रेगुलेटर्स है। इनके फंक्शंस हैं, इनके रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सब। ठीक है। फंक्शंस मतलब ऐसे मेन तुम्हें पता ही है सब। ठीक है। बस उसको एक बार गो थ्रू करना है कि क्या मेन फंक्शंस हैं। ठीक है। अब आप अभी के फाइनेंशियल सेक्टर्स में क्या क्या मेन इश्यूज हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इशू आता है नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स क्या होते हैं? हाँ, जो लोन है उसकी जो किस्तें होती हैं, इंटरेस्ट होता है, वो पे नहीं करते। हाँ, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे नहीं करते। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स क्या होते हैं? बैंक ने लोन दिया, ठीक है, बैंक ने इसको 100 रुपये का लोन दिया, ठीक है, अब क्या हुआ, 90 डेज हो गए, बैंक टाइम देता है, 30 डेज 60 डेज ऐसे डिवाइड करता है, ठीक है।
कोलैटरल अलग चीज़ है। किसी भी लोन को बैंक एनपीए करने से पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है, ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी होती है 0 to 30 डेज़ की। 0 to 30 डेज़ का उसको फ्रेमवर्क दिया जाता है, ठीक है। इस कैटेगरी में लोन जो होता है एसएमए 0 में होता है। दिख रहा है सबको? एसएमए 0 में कब होता है? 0 to 30 डेज। जैसे ही 30 स्पेशलाइज पेंशन अकाउंट, मेंशन्ड अकाउंट, मतलब मॉनिटरिंग की ज़रूरत है इन अकाउंट्स को, ठीक है। 0 to 30 डेज में क्या होता है? स्टार्टिंग में तुम्हारी रीपेमेंट 30 डेज, तुमने कोई लोन लिया बैंक से, तुम्हें 30 तारीख को उसकी पेमेंट करनी होती है, ठीक है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल की, ठीक है। तुमने 30 को नहीं करी, उसको जाते जाते 1 महीना हो गया, 0 to 30 डेज़ के टाइम फ्रेम में तुम्हारा जो लोन है वो एसएमए 0 में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही 31 डेज़ होंगे, 31 to 60 डेज़ तुम्हारा अकाउंट एसएमए 1 में रहेगा, ठीक है। फिर 61 डेज टू 90 डेज़ तुम्हारा अकाउंट एसएमए 2 में रहेगा। ये एनपीए की कैटेगरीज है, ठीक है। अब जैसे ही 91 डे होगा तुम्हारा लोन एनपीए कैटेगरी में आ जाएगा। एनपीए कैटेगरी में कब आएगा? जब उसमें ना प्रिंसिपल रीपेमेंट हो रही है ना इंटरेस्ट रीपेमेंट हो रही है, मतलब एक बार लोन देने के बाद उस अकाउंट में कोई पैसा आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ दी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, ठीक है। अगर अब बैंक को क्या फ़र्क पड़ रहा है नॉन परफॉर्मिंग लोन से, ये बताओ। एक एक करके बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो यार। लेंडर कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। और क्या हो सकता है? बैंक को क्या इफेक्ट पड़ रहा है? लॉस हो रहा है। डीपीडी वही होता है, डीपीडी होता है डेज पास ड्यू, वो यही होता है एसएमए। हाँ नहीं, आफ्टर 90 डेज तो एनपी हो जाता है। हाँ बैंक, अगर मैं बैंक हूँ जैसे, ठीक है, मेरे डिपॉजिटर ने मुझे 100 रुपये दिए, वो 100 रुपये मैंने किसी एक पार्टी को लेंड कर दिया, अब वो पार्टी मेरे को वापस ही नहीं कर रही है, ना 100 रुपये वापस कर रही है, ना प्रिंसिपल वापस कर रही है, ना इंटरेस्ट वापस कर रही है, तो मेरा तो लॉस ही है ना। मैं आगे कैसे पैसा दूंगी, ठीक है, मैं फ्यूचर लेंडिंग ही नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, मतलब मेरा पैसा तो वहाँ ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब मान लो एक बैंक की लोन क्या है? बैंक की एक तरीके से इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है, जिस पे बैंक को रिटर्न मिलता है। अब एज अ इंडिविजुअल तुम सोचो, तुमने किसी पे इन्वेस्टमेंट करी और तुम्हें उसमें कुछ रिटर्न ही नहीं मिल रहा, तो एक्चुअल में तुम्हारा तो लॉस ही है ना, ठीक है। तो एनपीए क्या है? बैंक के लिए काइंड ऑफ लॉस है, ठीक है। तो अभी अगर हम मार्केट सिचुएशन देखें, अभी बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में पहले के टाइम में, मतलब अगर मैं 15-16 की बात करूँ, 2015-16 की, उस टाइम में एनपीए का लेवल बहुत हाई था, ठीक है। अब धीरे धीरे बैंक क्या कर रहे हैं? उसको धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं। कैसे रिड्यूस कर रहे हैं? जैसे ही वो एसएमए 0 के ब्रैकेट में आता है ना अकाउंट, कोई भी बैंक उसको कंटिन्यूस कॉल करता है, ठीक है। कस्टमर भी इरिटेट हो जाते हैं इस केस में, बट बैंक क्या करता है? कंटिन्यूस उसको कॉल करता है रीपेमेंट के लिए, कि तुम्हारे अकाउंट में डीपीडी हो गया। डीपीडी जैसे इसने टर्म यूज़ किया कि 1 दिन का डीपीडी हो गया। 1 दिन बहुत बड़ा मैटर नहीं होता, बट बैंक को तो लगता है ना कि 1 दिन हो गया, ऐसे करके कस्टमर भूल ही गया, तो ऐसे तो 90 डेज हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, क्या करते हैं? कलेक्शन टीम ना, हाँ। क्या क्या क्या? हाँ, एफडी कराई, हाँ। वो तो बैंक इसलिए नहीं कर रहा होगा, उसका डिपॉजिट कम हो जाएगा, बट अगर डिपॉजिटर ने पैसा मांगा है तो बैंक को देना पड़ेगा। तो इस अमाउंट को क्या बोलेंगे? इसका कोई टर्म नहीं है, ये तो बैंक अपनी खुद की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कर रहा है। फ्रॉड तो नहीं है, इसके लिए फ्रॉड नहीं करेगा यार।
वो देगा वापस, वो बस क्या कोशिश कर रहा होगा। अब जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट का, हाँ तो बस जो बैंक्स है वो क्या ट्राई कर रहे हैं, उनका डिपॉजिट रुक जाए, ठीक है। क्यों रुक जाए? क्योंकि अगर जो 65 करोड़ उन्होंने डिपॉजिट बैंक को दिया हुआ है, अगर वो ले लेंगे तो बैंक का जो लोनेबल फंड है जिससे बैंक आगे लोन देता है वो भी तो कम हो जाएगा। बैंक आगे लोन कैसे देगा? बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? इसलिए मतलब हर बार बैंक ट्राई करता है उसका डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ठीक है, क्योंकि जितना डिपॉजिट बढ़ेगा उतना ही उसके पास लोनेबल फंड होगा, उतना ही वो आगे लेंड कर पाएगा, ठीक है। तो मेन बैंक उस चीज़ को रोक नहीं सकता, लीगली भी नहीं रोक सकता, बैंक को देना ही पड़ेगा, ठीक है, बट दे कैन जस्ट ट्राई कि रुक जाए। कोई और डाउट? ठीक है, एनपीए सबको समझ आया? तो एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। अगर एनपीए रेशो बढ़ती है बैंक की, एनपीए रेशो क्या होती है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टू टोटल एसेट्स की रेशो, अगर वो बढ़ रही है बैंक की तो बैंक पर लॉस हो रहा है, ठीक है। देन आते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या है? नहीं क्लास है तुम्हारी, क्या बोर हो गए? कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है रूल्स होते हैं बाय विच द कंपनी इज गवर्न, ठीक है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज क्या होते हैं? जो भी तुम्हारे, एक तो शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स तो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में नहीं इन्वॉल्व होते, ठीक है। कंपनी को कौन चलाता है? कंपनी हो गई, बैंक्स हो गई, कौन चलाता है? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है। डिसीजंस लेते हैं वो कहीं ना कहीं इशू होता है, हाँ कुछ गलत डिसीजन लेने हैं। हाँ, तो जो मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, कन्फ्लिक्ट उनके गोल्स के बीच में भी हो सकता है, ठीक है, कि जो मैनेजमेंट है अपने पर्सनल गोल के लिए काम कर रही है, तो दो सारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज। जैसे एजेंसी कन्फ्लिक्ट होते हैं। एजेंसी कन्फ्लिक्ट क्या होती है? जो शेयर होल्डर्स हो गए, तुम्हारे प्रिंसिपल्स हो गए, ठीक है, एजेंसी सबको पता है, और जो तुम्हारी मैनेजमेंट हो गई, दे आर द एजेंट्स ऑफ दोज प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब एजेंट्स को क्या करना होता है? अपने प्रिंसिपल्स के जो भी तुम्हारे बिहाफ पे काम करना होता है, उनके बेनिफिट के लिए काम करना होता है, ठीक है। तो उनका मेन मोटिव क्या होता है? स्टेक होल्डर के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। बट अगर जो तुम्हारी मैनेजमेंट है इस मोटिव से डिविएट होके अपने पर्सनल गोल्स के लिए काम करेगी, तो दैट इज दी एजेंसी इशू, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, ठीक है। एक एजेंसी तो जैसे कंपनी और एमडी के बीच में होती है ना, क्या क्या क्या? एक एजेंसी क्रिएट होती है वो कंपनी और म्यूचुअल मतलब जो एमडी होता है उसके बीच होती है ना, कंपनी और एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, हाँ, तो वो दोनों होते हैं ना, एक दूसरे के प्रिंसिपल होते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तुम्हारे, ऐसे हम मैं लॉ में पढ़ा था ना, कॉर्पोरेट लॉ में, उसमें यही बताया था कि जो एमडी है और जो कंपनी है ये कंपनी एज अ, हाँ, कंपनी एज इन मैनेजमेंट, जो उसको मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर की बात है। हाँ, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स बात करते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? वो तो सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए है, ठीक है। मेन तुम्हारे स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया है, ठीक है, तो मैं क्या चाहूँगी? वो कंपनी अच्छे से काम करे, ठीक है। अब मेरे बिहाफ पे मैं तो डेली जाके उस कंपनी में नहीं काम करूँगी ना, मेरे बिहाफ पे कौन काम करेगा उस कंपनी में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए जो डिसीजन मेकिंग लेंगे, मैनेजमेंट हो गई जो डे टू डे ऑपरेशंस में काम करेगी, सो दे आर माई एजेंट्स। हाँ, एजेंसी रिलेशनशिप दो हो सकते हैं, ठीक है। बट अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? जब इस एजेंसी रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, मतलब जब मैनेजमेंट अपने खुद के बेनिफिट के लिए काम करती है इंस्टेड ऑफ द बेनिफिट ऑफ देयर स्टेक होल्डर्स, ठीक है। आया सबको समझ? ठीक है। तो जैसे अगर हमने आईसीआईसी बैंक का हम केस देखें, चंदा कोचर का, ठीक है, अब उसने वीडियोकॉन को लोन दिया, ठीक है। अब इतना लोन दे दिया विदाउट ड्यू डिलिजेंस दे दिया कि वीडियोकॉन तो बैंकरप्ट हुआ, बैंक का इतना पैसा भी डूब गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ? एजेंसी कन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है। बीइंग द मैनेजमेंट उसको क्या करना था? स्टेक होल्डर के बेनिफिट्स में काम करना था, कि मतलब उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके लोन दे, ठीक है। तो ये क्या हुआ? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू हुआ,
अलग हो गया, वो तो ओनरशिप के लिए हो गया। नहीं नहीं नहीं, मतलब बिजनेस की आइडेंटिटी अलग है और जो है उसके जो है ओनर और मतलब जिनका है उनकी आइडेंटिटी अलग है। नहीं आइडेंटिटी की बात ही नहीं है इसमें। बस क्या है कि मेरा एक एजेंसी रिलेशनशिप है, जिस रिलेशनशिप को मैनेजमेंट को फॉलो करना है, एजेंसी मीन्स एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी। बट वो सेपरेट लीगल एंटिटी तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो इस कॉन्सेप्ट में नहीं आता। पहले तुम फंडामेंटली या कंसेप्चुअली उसको रिलेट कर रही हो, बट वो इससे रिलेटेड नहीं है। पेपर में मत लिख के आना। कॉन्सेप्चुअली तुम रिलेट कर सकते हो कि दे दीज बोथ आर सेपरेट एंटिटीज, कि उसको अपने इंडिविजुअल गोल्स के लिए काम नहीं करना, दे हैव टू, हाँ ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे काम करना है। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझ आया सबको? उसके बाद है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जितने भी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ऑल दो बहुत कन्वीनियंट है, ठीक है, बट क्या हो रहा है इससे? क्या हो रहा है, बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, है ना? तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक इशू भी है। ऑल दो हमारी कन्वीनियंस के लिए बहुत ईजी हो जाता है हम लोगों के लिए पेमेंट, बट बहुत सारे इसमें फ्रॉड्स हो जाते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन 4 बार हमने डिस्कस कर लिया आज की क्लास में कि हर स्मॉल विलेजेस में फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है हमको। ठीक है, देन कम्स द चैलेंजेस इन द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब कौन सी मार्केट हो गई हमारी? लॉन्ग टर्म मार्केट हो गई। उसमें जितने भी इश्यूज होंगे, जितनी भी फ्लक्चुएशंस होंगी, ठीक है। अब मेरी जो कैपिटल मार्केट है, अगर मैं सेकेंडरी मार्केट की बात करूँ कैपिटल मार्केट में, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर पूरी इकोनॉमी में कहीं पे भी कुछ भी हो रहा होगा, मेरी स्टॉक मार्केट पे फ़र्क आता है। क्यों आता है? जितने भी मेरे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो लगता है अरे यार यहाँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मेरी स्टॉक मार्केट में क्या आता है, बहुत एडवर्स इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, सो दोज आर द चैलेंजेस इन द कैपिटल मार्केट। सबको समझ आया? कोई डाउट आज की क्लास में?